हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का 14th लेक्चर है और आज का टॉपिक हमारा रहेगा पेडिग्री एनालिसिस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पीवाईक्यूज थे उनको हमने सोल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर हमारा पेडिग्री के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेडिग्री क्या होती है। पेडिग्री इज ए टाइप ऑफ या फिर इज ए काइंड ऑफ फैमिली ट्री टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पेडिग्री होती है, पेडिग्री एक टाइप की हमारी फैमिली ट्री रहती है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, एक किसी भी ट्रेट या फिर किसी भी करेक्टर का इनहेरिटेंस, यानी कि उस जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हमारे करेक्टर पास होते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हमारे जो करेक्टर पास रहेंगे वो किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो किस तरीके से आगे पास हो रहे हैं, वो ये उसी की जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पेडिग्री। तो इसके अंदर क्या है, टू एनालाइज द इनहेरिटेंस पैटर्न द ट्रेड्स अब्सेंस और प्रेजेंस हैज बीन स्टडीड इन ईच मेंबर ऑफ ईच जनरेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस पैटर्न रहते हैं। तो किसी भी टाइप के इनहेरिटेंस पैटर्न को एनालाइज करने के लिए या फिर डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड्स की अब्सेंस और प्रेजेंस को स्टडी करेंगे। यानी कि ट्रेड्स क्या होता है, ट्रेड्स कोई भी करेक्टर रहेगा उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस हर एक जनरेशन के हर एक मेंबर के अंदर उसकी जो हमारा ट्रेट है उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस को हम स्टडी करते हैं और उसी के बेस पे हम किसी भी पेडिग्री के अंदर इनहेरिटेंस पैटर्न को डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब पेडिग्री को आगे स्टडी करने से पहले हमें डिफरेंट सिंबल्स का पता होना चाहिए कि कोई भी सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर हम सर्कल बनाते हैं तो वो एक फीमेल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कोई स्क्वायर बनाते हैं तो वो मेल इंडिविजुअल को, और कोई डायमंड शेप रहता है तो वो एक अननोन सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि फीमेल ही है, फीमेल एक सर्कल हो गई, और अगर वो अंदर से फिल रहता है पूरा, या फिर एक मेल है जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर हो गया और वो अंदर से कंप्लीटली फिल रहता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक अफेक्टेड इंडिविजुअल को। ठीक है। अब आगे क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक पेरेंट दे रखा है, पेरेंट यानी कि एक यहाँ पे फीमेल हो गई और एक यहाँ पे मेल हो गया, और इनके बीच में जो ये लाइन है इसका मतलब क्या रहता है कि मैरिज हो चुकी है इनकी। तो जब जो दोनों के दोनों पेरेंट है वो एक दूसरे से अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड का मतलब क्या होगा कि इसकी फैमिली हिस्ट्री अलग है और इसकी फैमिली हिस्ट्री अलग है। तो अगर ये डिफरेंट फैमिली हिस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके बीच में हम सिंगल लाइन ऐड करते हैं, और सिंगल लाइन का मतलब क्या रहेगा कि वो अनरिलेटेड पेरेंट्स है, यानी कि इन दोनों की फैमिली हिस्ट्री अलग अलग है और ये एक कपल है। और अगर हम इन दोनों के बीच में डबल लाइन बना देते हैं तो वो क्या रहता है हमारा, वो होता है एक रिलेटेड पेरेंट्स के लिए। रिलेटेड पेरेंट्स क्या होगा, यानी कि जो फीमेल है और मेल है इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच कर रही है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रही है। ठीक है। देन उसके बाद अगर सर्कल है या फिर एक स्क्वायर है, उसके बीच में अगर हम डॉट लगा देते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को। जैसे कि अगर हम यहाँ पे तीन जीनोटाइप बना देते हैं तो ये हमारा हो गया होमोलोगस, सॉरी, ये हमारा हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हमारा हो गया होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस के लिए हम क्या करते हैं, अगर फीमेल हेट्रोजाइगस है तो उसके फीमेल बना के उसके बीच में यहाँ पे डॉट हो जाती है, और मेल के लिए स्क्वायर के अंदर एक डॉट हो जाती है। देन उसके बाद अगर अलग अलग इंडिविजुअल दे रखे हो और उनको आपस में लिंक कर रखा हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये क्या होंगे, ये सिबलिंग्स होंगे आपस में। देन उसके बाद अगर इस तरीके से बीच में लाइन लगा रखी हो मेल या फिर फीमेल के अंदर तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिजीज्ड इंडिविजुअल को। देन उसके बाद एक सिंगल लाइन है और सिंगल लाइन को दो के अंदर डिवाइड करके यहाँ पे दो हमने अलग अलग इंडिविजुअल बना दिए, तो उसका मतलब क्या रहता है कि ये दोनों के दोनों जो हमारे इंडिविजुअल है वो डाइजाइगोटिक ट्विंस है। डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या रहता है कि किसी फीमेल के अंदर दो जाइगोट बन गए थे और दोनों आगे जाके दो अलग अलग इंडिविजुअल बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर दो अलग अलग जाइगोट थे यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस है तो इनका जो सेक्स है वो सेम भी रह सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है, दोनों फीमेल भी हो सकती थी, दोनों मेल भी हो सकते हैं, या फिर दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं। ये हमारा डाइजाइगोटिक ट्विंस रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डाइजाइगोटिक ट्विंस के जो सिंबल हमारा रहता है उसी के बीच में अगर यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं बीच में, तो उसका मतलब क्या रहेगा हमारा कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या रहता है कि सिंगल जाइगोट से
सिंगल जाइगोट से दो अलग अलग इंडिविजुअल बने हैं, ठीक है, दो अलग अलग इंडिविजुअल हो गए, तो उसका मतलब क्या रहेगा, क्योंकि सिंगल जाइगोट था यहाँ पे, तो जो इन दोनों इंडिविजुअल का सेक्स रहेगा वो सेम रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि सेक्स ऑफ बोथ द ऑफस्प्रिंग मस्ट बी द सेम, यानी कि या तो यहाँ पे दोनों के दोनों फीमेल हो या फिर यहाँ पे दोनों के दोनों फीमेल हो, सॉरी मेल हो, ठीक है, यानी कि दोनों का दोनों जो हमारे इंडिविजुअल रहेंगे उन दोनों का सेक्स सेम रहना चाहिए। देन उसके बाद जो इनहेरिटेंस पैटर्न हम कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं वो मेजरली हमारे चार टाइप के रहते हैं, उनमें से फर्स्ट जो मेजर टाइप है वो हमारा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या रहेगा कि जो भी हम ट्रेट की बात करेंगे यहाँ पे, वो ट्रेट का जो जीन रहेगा वो हमारा किसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ऑटोसोम्स के ऊपर, ठीक है। हमारे दो टाइप के क्रोमोसोम थे ना, एक हमारे ऑटोसोम्स थे और दूसरे हमारे सेक्स क्रोमोसोम थे, ठीक है। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन रहती है हमारी, उसके अंदर क्या रहता है कि डिजीज विल ओक्योर ओनली इन द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो मेल और फीमेल है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे सेक्स क्रोमोसोम काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की केस की बात करते हैं तो मेल के अंदर हमारे एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स एक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑटोसोम्स की, तो ऑटोसोम मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के अंदर हमारे सेम ऑटोसोम्स रहते हैं यहाँ पे। जैसे कि 22 पेयर हमारे मेल के अंदर रहेंगे और 22 पेयर हमारे फीमेल के अंदर रहेंगे, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हमारे, ठीक है। कुछ अलील्स या फिर कुछ जीन की पोजीशन पे अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वो सेम रहते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है उसके अंदर अगर कोई भी इंडिविजुअल डिजीज वाला है या फिर वो किसी पर्टिकुलर करेक्टर को शो कर रहा है जो कि हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, तो उसके अंदर जो हमारी डिजीज होगी या फिर वो जो ट्रेट होगी वो कौन शो करेगा, जिसका जीनोटाइप हमारा होमोजाइगस रिसेसिव होगा। जैसे कि हमारे अलग अलग टाइप के हमारे जो जीनोटाइप रहते हैं, तो डिजीज किसके अंदर शो होगी, जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप का होगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है कि इन एआर या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड देन ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे दोनों के दोनों ही पेरेंट अफेक्टेड हो, ये दोनों के दोनों पेरेंट क्या हो गए, अफेक्टेड हो गए, तो इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, वो सब के सब, जैसे कि यहाँ पे चार ऑफस्प्रिंग अगर हम बना देते हैं तो ये चारों के चारों क्या रहेंगे, अफेक्टेड होंगे। क्यों होंगे, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के अंदर डिजीज शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन या फिर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप का है। तो अगर यहाँ पे दोनों के दोनों पेरेंट हमारे डिजीज को शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑटोसोम सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के। अगर यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है दोनों जगह, तो जो पेरेंट यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल हमारा कौन सा गैमेट बनाएगी, स्मॉल ए या फिर रिसेसिव ए, और जो मेल है वो भी कौन सा बनाएगा, एक ही टाइप का बनाएगा ना, दोनों एक ही टाइप के बनाएंगे, ठीक है। या फिर अगर हम क्रॉस भी बना देते हैं दोनों के बीच में, दोनों दो दो गैमेट लेके, ठीक है। सॉरी, जैसे कि हमने ये मेल के लिए हो गया एक और एक हमारा फीमेल के लिए हो गया, तो दोनों ने जो गैमेट बनाए हैं, तो ऑफस्प्रिंग हमारे हर टाइम किसके रहेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के ही। या फिर यहां से भी अगर हम देखें तो दोनों के दोनों ने, क्योंकि रिसेसिव ए ही हमारा आगे पास किया है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन का ही होगा हर बार। और क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, तो यानी कि ये जो हमारा जीनोटाइप होगा वो किसको शो करता है, डिजीज को। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है कि जो दोनों के दोनों अगर पेरेंट डिजीज शो कर रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि जो भी जितने भी इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो सब के सब डिजीज शो करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में हमें बताया है कि जनरेशन कैन बी स्किप्ड फॉर डिजीज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रहेगा कि जैसे कि कोई भी ये पेरेंट हो गए, ठीक है,
इसके अंदर ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड होगी तो यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ये हमारा एक हेट्रोजाइगस है इस टाइप से, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनकी कोई फीमेल है, इनकी कोई डॉटर हो गई। इस डॉटर का मतलब यहाँ पे क्या, जो हमारा जीनोटाइप होगा वो क्या आएगा हमारा, ये नॉर्मल है तो यहाँ पे हमारा हेट्रोजाइगस हो सकता है। यहाँ से हमारा ये अलील आ गया और यहाँ से डोमिनेंट वाला आ गया। अब इसकी शादी हुई है एक नॉर्मल के साथ, लेकिन ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो हमारा डिजीज शो कर सकता है। क्यों शो कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से हमारा रिसेसिव एलील आए और यहाँ से भी रिसेसिव एलील आए, तो ये हमारा डिजीज शो करता है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट जनरेशन थी वो क्या हुई, डिजीज, सेकंड जनरेशन क्या हुई, नॉर्मल, और थर्ड जनरेशन दोबारा से क्या हो गई, डिजीज। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक जो बीच की जनरेशन थी वहां पे डिजीज नहीं हुई, यानी कि जो जनरेशन है वो स्किप हो गई डिजीज के लिए, ठीक है। तो जो हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन रहती है तो उसके अंदर जो जनरेशन है वो स्किप हो सकती है, ठीक है। और रिसेसिव अगर कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव हो, दोनों के अंदर ही हमारी जनरेशन स्किप हो सकती है, यानी कि रिसेसिव कंडीशन में जनरेशन स्किप हमारी हो सकती है। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन उसका अंदर क्या लिखा हुआ है, बोथ मेल एंड फीमेल आर रफली इक्वली अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने जैसे फर्स्ट में ही बताया था आपको कि मेल और फीमेल दोनों के पास हमारे सेम टाइप के ऑटोसोम्स रहते हैं। 22 पेयर हमारे यहाँ पे, 22 पेयर यहाँ पे है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं वो मेल, और क्योंकि ऑटोसोम्स के थ्रू होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि वो मेल और फीमेल के अंदर हमारे इक्वली अफेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। वो रफली बिल्कुल यूं नहीं है कि 50% हमारे मेल अफेक्टेड रहेंगे और 50% फीमेल, वो रफली एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 45 हो, यहाँ पे 55, या फिर यहाँ पे 45, यहाँ पे 49% अफेक्टेड हो, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हमारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर से रहेंगे, ठीक है। और ऑटोसोम से कोई भी डिजीज, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, हमारे दोनों के दोनों इक्वली अफेक्टेड रहते हैं। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दे रखा है, इफ ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड, कि कोई कपल है, ठीक है, और इनका जो ऑफस्प्रिंग है, एक ही ऑफस्प्रिंग ले लेते हैं, इसका जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड हो गया, ठीक है। इफ ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड एंड पेरेंट्स इज नॉट, यानी कि पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड नहीं है, वो दोनों नॉर्मल है, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग है वो तो अफेक्टेड हो गया और जो पेरेंट्स है वो दोनों के दोनों नॉर्मल है। तो इसके में क्या होगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट्स इज हेट्रोजाइगस। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा कि अगर हमारे, या फिर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम या फिर 99.9% केसेस में क्या रहेगा हमारा, कि अगर ऑफस्प्रिंग हमारा अफेक्टेड है और पेरेंट्स दोनों नॉर्मल है, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या रहेंगे, हेट्रोजाइगस। जैसे कि अगर ये अफेक्टेड है तो दोनों के दोनों हमारे क्या रहेंगे, हेट्रोजाइगस। क्यों रहता है ऐसा, क्योंकि हमने बताया है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है, यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या रहेगा हमारा, होमोजाइगस रिसेसिव। यानी कि एक रिसेसिव एलील यहाँ से आया है और एक रिसेसिव एलील हमारा यहाँ से आया है। अभी इनके जीनोटाइप का हमें नहीं पता, तो एक हमारा रिसेसिव एलील यहीं से आएगा और एक यहाँ से आएगा। अब सेकंड हमने क्या दे रखा है कि जो पेरेंट है वो कैसे है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या होगा, नॉर्मल कब होंगे वो, जब उनके पास एटलीस्ट एक डोमिनेंट अलील होगा, ठीक है। अब चाहे वो इस साइड के हो या फिर इस टाइप से, हमारे पास एटलीस्ट एक अलील तो होना चाहिए नॉर्मल होने के लिए, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारा रिसेसिव अलील ऑलरेडी आ चुका है, तो इसीलिए जो दूसरा अलील रहेगा वो हमारा डोमिनेंट टाइप का रहेगा। तो यानी कि अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो और पेरेंट्स दोनों के दोनों हमारे कैसे हो, नॉर्मल हो, तो वे दोनों के दोनों कैसे होंगे, हमारे हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, आगे जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे हमें इनके जीनोटाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमें इन सब चीजों का पता रहेगा, ठीक है। तो इन सबको केयरफुली रीड कर लेना। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है कि मोर कॉमनली फाउंड इन ऑफस्प्रिंग ऑफ द कॉन्सेंग्युइन मैरिजेस। इसका मतलब क्या है, ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग में मैरिज की, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन रहती है
वो जो हमारे रिलेटेड पेरेंट्स वाली कंडीशन थी, जो हमारी रिलेटेड पेरेंट्स वाली जो कंडीशन थी, उनके जो ऑफस्प्रिंग रहते हैं उनके अंदर हमें ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये लाइन याद कर लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट जो स्टेटमेंट रहती है, 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन रहते हैं या फिर अगर 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके अंदर सिंपली लाइन के अंदर ये लिखा हुआ होता है, तो हम वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि ऑटोसोमल रिसेसिव के क्या क्या एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं, कौन कौन से डिजीज इसके एग्जाम्पल हैं, तो टैसेक डिजीज या फिर एल्बिनिज्म, कैप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे किस टाइप की इनहेरिटेंस शो करते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। यानी कि ये अगर डिजीज हो रही है या फिर ये डिजीज हमारी किन जीन्स की वजह से होती है, वे जीन जो कि हमारे ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पूछ सकते हैं कि ये जो डिजीज होती है वो किन क्रोमोसोम्स के जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है, वो किसकी वजह से होती है, हमारी ऑटोसोम्स क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसको हम एडीवी लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, इन दिस जनरेशन द डिजीज विल ऑकर इन होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब जैसे कि हमारे हमने पीछे बात की थी ना कि हमारे 3 टाइप के जीनोटाइप रहते हैं। अगर हम ऑटोसोम्स की बात करें तो जो हमारी होमो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन थी, वो डिजीज कब कर रही थी, हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑटोसोमल डोमिनेंट की, तो ये कब डिजीज शो करते हैं, जब हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप रहते हैं। ये हमारा AR के लिए था ऑटोसोमल रिसेसिव, और ये दोनों हमारे किसके लिए रहते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या दे रखा है, जनरेशन स्किप कैन नॉट बी फाउंड। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारी कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। अब क्यों नहीं होती, जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 इंडिविजुअल है, ठीक है, 2 पेरेंट है ये। अब क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि दोनों के दोनों हमारे कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। ये भी अफेक्टेड हो गया और हमारा ये भी अफेक्टेड हो गया। अब जो इनकी प्रोजनी हुई, अब यहाँ पे या तो ये डिजीज वाली होगी, यानी कि ये या तो इस जीनोटाइप की होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे जनरेशन स्किप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे डिजीज नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर डिजीज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन के अंदर या फिर इस इनहेरिटेंस पैटर्न के अंदर अगर कोई नॉर्मल जीनोटाइप है, सॉरी नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो जीनोटाइप रहेगा वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव वाला रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो हमारा कुछ ये रहेगा। ठीक है, अब फर्दर जो जनरेशन रहेगी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगर ये दोनों के दोनों हमारे नॉर्मल हो गए, ठीक है, तो यानी कि अगर ये नॉर्मल है, अभी मैंने बताया ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप हमारा होमोजाइगस रिसेसिव वाला रहेगा। तो जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इसके अंदर हमारी डिजीज हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स के पास डोमिनेंट अलील देने के लिए ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर एटलीस्ट एक तो हमारा डोमिनेंट अलील होना ही चाहिए ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स में से किसी के भी पास एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है, तो यहाँ पे वो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये भी हमारा कैसा रहेगा, नॉर्मल। और मैंने पहले बताया था कि जनरेशन स्किप का मतलब क्या रहता है कि फर्स्ट जनरेशन हमारी डिजीज वाली हो, सेकंड हमारी नॉर्मल हो, ये डिजीज वाली हो, थर्ड हमारी दोबारा से डिजीज वाली हो, यानी कि यहाँ पे एक जनरेशन स्किप हो गई। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं रहेगा। अगर हमारे फर्स्ट हमारी अफेक्टेड है, डिजीज है उसके अंदर, तो सेकंड अगर हम यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं तो थर्ड भी हमारी नॉर्मल ही रहेगी। ठीक है, यूं हो सकता है कि यहाँ पे डिजीज हो तो थर्ड भी हमारी डिजीज हो रही है, अगर एक बार भी यहाँ पे नॉर्मल आ जाता है तो वो फर्दर नॉर्मल ही रहेगा। एक्सेप्ट कब, कि हमारा जो दूसरा इंडिविजुअल है वो हमारा कोई डोमिनेंट अलील ना लेके आए। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि इन ऑटोसोमल डोमिनेंट इफ एनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड। जैसे कि 2 इंडिविजुअल है, ठीक है, अब इस इंडिविजुअल के कोई भी ऑफस्प्रिंग, इन पेरेंट्स के कोई भी ऑफस्प्रिंग अगर अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड हो गया, ठीक है, देन वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। तो
इनमें से जो हमारे पेरेंट है, इनमें से एक ना एक तो हमारा पक्का ही अफेक्टेड मिलेगा। वो क्यों रहता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखी हुई है कि अनलेस दे एक्वायर न्यू म्यूटेशन, यानी कि यूं नहीं होना चाहिए कि इसने कोई नई म्यूटेशन यहाँ पे एक्वायर कर ली हो। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो अगर कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो उनके जो पेरेंट रहेंगे उनमें से एटलीस्ट एक तो हो सकता है कि दोनों इफेक्टेड हो, लेकिन कम से कम एक तो अफेक्टेड जरूर होगा। वो क्यों होगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा इस जीनोटाइप का है, ठीक है, यानी कि ऑटो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप का है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि एक हमारा डोमिनेंट एलील यहाँ से आ रहा है और एक हमारा यहाँ से आ रहा है। तो एक इसके पास होमो एक डोमिनेंट एलील हो गया और एक दूसरे वाले पेरेंट के पास। और हमने क्या बात की है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन के अंदर अगर एक भी हमारा डोमिनेंट एलील आ जाता है तो वो डिजीज शो कर देगा। अब यहाँ पे चाहे हमारा रिसेसिव एलील भी हो लेकिन फिर भी ये डिजीज शो करेगा, ठीक है। ये तो किसके लिए हो गया, जब हमारा जो ऑफस्प्रिंग था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे क्या हो सकता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन का हो, कुछ इस टाइप का। फिर भी क्या रहेगा कि एक तो अलील फिर भी हमारा किसी ना किसी पेरेंट से आएगा ही, ठीक है। तो जिस भी पेरेंट से आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वहां उसके पास एक डोमिनेंट अलील हो जाएगा। और अगर डोमिनेंट अलील इसके पास हो जाता है तो यानी कि ये कैसा होगा, अफेक्टेड। तो थर्ड जो सेंटेंस है उसमें यही है कि हमारा अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर अगर एक भी हमारा ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो उसका मतलब क्या रहेगा कि एटलीस्ट एक तो हमारा पेरेंट जरूर वहां पे अफेक्टेड होना ही चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इसमें क्या है, जैसे मैंने लास्ट के अंदर भी आपको बताया था कि ऑटोसोमल जो हमारे डिसऑर्डर रहते हैं उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों इक्वली अफेक्टेड रहते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी वही चीज है कि मेल और फीमेल हमारे इक्वली अफेक्टेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेल और फीमेल है उनके पास दोनों के पास सिमिलर ऑटोसोम्स हमारे रहते हैं, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हंटिंगटन डिजीज या फिर फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब क्या रहता है, अभी तक जो हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़े थे उसके अंदर क्या था कि जो मेल और फीमेल है दोनों के पास सेम ऑटोसोम्स थे, लेकिन जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं वो मेल और फीमेल के पास अलग अलग रहते हैं, क्योंकि मेल के पास हमारे एक्स वाई होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो मेल है उसके अंदर क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो वाई जो हमारा होता है ना उसके ऊपर अगर कोई जीन हमारा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है तो ये नहीं होगा कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मिलती है या फिर इस पर्टिकुलर जीन का दूसरा लील हमारे यहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं होता। मेल के पास एक्स लिंक्ड जो हमारे जीन रहते हैं वो सिर्फ सिंगल कॉपी में होते हैं, ठीक है। और फीमेल के पास क्या रहेगा, हमारे दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो हमारे अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, मेल या फिर फीमेल है, वो कब अफेक्टेड होंगे हमारे, अगर उनके जीनोटाइप की मैं बात करूं कि वो कब अफेक्टेड हो सकते हैं, तो जैसे कि एक्स लिंक्ड की बात है, यानी कि वो जो हमारा डिसऑर्डर होगा या फिर जो ट्रेट है या फिर डिजीज है वो किसकी वजह से हो रही है, किस जीन की म्यूटेशन की वजह से हो रही है, जो जीन हमारा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो टाइप के एक्स क्रोमोसोम बना देते हैं हम। फर्स्ट हमारा हो गया ये नॉर्मल वाला, अगर हम नॉर्मल इसको रख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है, अगर हम डैश लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डिजीज वाला, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल वाला जो हमारा रहता है, क्योंकि ये कौन सी डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल वाला रहेगा वो क्या होगा, डोमिनेंट, और जो डिजीज वाला रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, रिसेसिव, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं फीमेल के लिए, तो फीमेल के अंदर क्या रहता है, हमारे दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारी ऑटोसोम्स की तरह। फर्स्ट क्या है कि हमारे दोनों के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उनके पास नॉर्मल कॉपीज है, ठीक है। अगर नॉर्मल कॉपीज है तो यानी कि जो फीमेल है वो भी नॉर्मल है। अगर एक हमारा नॉर्मल हो और दूसरी हमारी अफेक्टेड वाली कॉपी हो तो इसका मतलब क्या होगा, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस में भी क्यों, कि नॉर्मल जो है वो हमारा डोमिनेंट है, जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट है, तो इसीलिए ये भी हमारा कैसा रहेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल रहेगी।
देन उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों ही हमारे अफेक्टेड वाले या फिर डिजीज वाले हमारे क्रोमोसोम हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब तो यहाँ पे डिजीज जरूर से होगी। सेकंड अगर मैं बात करूं मेल के लिए, तो मेल के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने अभी बताया ना कि दूसरा जो मैं हमारा एक्स क्रोमोसोम रहता है वो यहाँ पे मिसिंग रहता है, यहाँ पे तो वाई क्रोमोसोम है और यहाँ पे इसके लिए कोई कॉपी है नहीं। तो हमारे जो जीनोटाइप बन सकते हैं मेल के अंदर वो क्या क्या हो सकते हैं कि या तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम हो, ठीक है, दूसरी यहाँ पे खाली है, खाली मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो अगर इस टाइप की कंडीशन है तो वो हमारा कैसा रहेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल। और यहाँ पे क्या हो सकता है दूसरा एक्स डैश, यानी कि डिजीज वाला हमारा अगर एक्स क्रोमोसोम है तो इस, और यहाँ पे वाई हो गया, तो यानी कि ये जो हमारा मेल इंडिविजुअल है वो कैसा हो जाएगा, डिजीज वाला। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं हमारे। ठीक है, देन उसके बाद क्या लिखा है, ट्रेड्स कैन स्किप द जनरेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर भी कि अगर हमारी रिसेसिव इनहेरिटेंस है, चाहे वो कोई भी हो, एक्स लिंक्ड हो या फिर हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव हो, दोनों के दोनों के अंदर क्या रहता है हमारा कि अगर ऑटोसोम रिसेसिव कंडीशन है तो वहां पे जनरेशन स्किप हो सकती है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया। थर्ड क्या है, नेवर पासिस फ्रॉम फादर टू सन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई फादर है यानी कि मेल है, ठीक है, और ये अफेक्टेड है तो इसका मतलब कौन सा हमारा आएगा, ये वाला जीनोटाइप, यहाँ पे वाई हो गया। ठीक है, ये फीमेल हो गई। ठीक है, जो इनका सन है, अब ये क्या कह रहे हैं कि नेवर पासिस फ्रॉम फादर टू सन। फादर टू सन का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि जो हमारा अफेक्टेड अलील है, ठीक है, या फिर जो अफेक्टेड क्रोमोसोम है, ये कभी भी हमारा फादर टू सन पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी फादर जो रहता है ना वो अपने सन को कभी भी एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं करेगा। वो कौन सा क्रोमोसोम ट्रांसफर करता है, वो करता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि जो फादर रहेगा वो अपने सन को कौन सा क्रोमोसोम देगा, वाई वाला। और वाई के ऊपर तो हमारा एक्स लिंक्ड अगर कोई जीन है तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन रहती है उसके अंदर फादर टू सन कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि जो अफेक्टेड मदर है, अगर कोई मदर है वो अफेक्टेड है, ठीक है, विल ऑलवेज हैव अफेक्टेड सन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे जो फादर है उसको नॉर्मल बना देते हैं और जो इनका सन है, अब वो बताना है हमें अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। और इस सेंटेंस में क्या लिखा है कि अफेक्टेड मदर है तो उसका जो सन रहेगा वो ऑलवेज अफेक्टेड ही रहेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कंडीशन लेके चलते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लेके चलते हैं कि जो फीमेल है वो अफेक्टेड है। अगर फीमेल अफेक्टेड होगी तो फीमेल अफेक्टेड हमारी किस कंडीशन में हो सकती थी, सिर्फ इस वाली कंडीशन में, जब हमारे दोनों के दोनों ही क्रोमोसोम कैसे होते हैं, अफेक्टेड वाले। ठीक है, तो ये भी दोनों दोनों के दोनों हमारे अफेक्टेड हो गए और जो मेल है वो हमारा नॉर्मल है। तो यहाँ पे फीमेल के पास अपने सन को देने के लिए जो दोनों क्रोमोसोम है दोनों के दोनों ही अफेक्टेड है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर करेगी वो अफेक्टेड वाला ही एक्स क्रोमोसोम आएगा। इतना क्लियर है। और अभी मैंने जैसे बताया कि जो फादर है वो सन को हमेशा वाई क्रोमोसोम में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो जो सन ऑफस्प्रिंग होगा उसका जो जीनोटाइप आया वो कैसा आया, अफेक्टेड और वाई। और अफेक्टेड और वाई अगर है तो यानी कि वो डिजीज वाला है। तो यानी कि अगर कोई मदर अफेक्टेड है तो उनका जो सन होगा वो हमेशा अफेक्टेड ही होगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ऑल द डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर। अगर कोई फादर अफेक्टेड है, ठीक है, फादर अफेक्टेड हो गया, मदर नॉर्मल है, ठीक है, तो जो भी इनकी डॉटर होगी ना, ठीक है, यहाँ पे मदर नॉर्मल लिख रखी है। ठीक है, मदर नॉर्मल का मतलब क्या रहेगा कि ये होमोजाइगस के लिए मैं नॉर्मल बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो जो इनकी डॉटर रहेगी ना वो हमेशा कैसी होगी, हमारी हेट्रोजाइगस होगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फादर अगर अफेक्टेड है तो उसके पास
एक जो हमारा एक्स सिंगल एक्स है वो अफेक्टेड रहेगा, और फादर हमेशा जो डॉटर है अपनी उसको एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफर करता है। तो इसके पास, क्योंकि इसके पास देने के लिए क्या है, एक अफेक्टेड क्रोमोसोम है, तो ये अफेक्टेड क्रोमोसोम को ही पास करेगा। तो जो डॉटर हो जाएगी वो कैसी रहेगी, हेट्रोजाइगस हो जाएगी, क्योंकि मदर ने जो ट्रांसफर किया है ना वो नॉर्मल वाला है। यहाँ पे नॉट मदर है, तो इसका मतलब क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर ये हेट्रोजाइगस होती है तो यहाँ पे जो डॉटर है वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, या फिर हमारी अफेक्टेड वाली भी हो सकती है, अगर ये अफेक्टेड वाला अलील ट्रांसफर करेगी तो। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, हीमोफीलिया ए या फिर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। एक और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई थी कि यूजुअली मोर मेल आर अफेक्टेड एज कंपेयर टू फीमेल। जैसे कि हमने यहाँ पे जीनोटाइप बनाए थे, तो फीमेल के अंदर 3 टाइप के जीनोटाइप हो सकते थे, और 3 में से सिर्फ एक ही ऐसा जीनोटाइप था जो कि अफेक्टेड था। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1/3 आएगी। दूसरी तरफ अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के पास सिर्फ 2 ही जीनोटाइप थे और उसमें से एक अफेक्टेड था। तो यानी कि यहाँ पे अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%, और यहाँ पे कितनी है, 33%, 33.3%। ठीक है। तो इसीलिए जो मेल है एक्स लिंक्ड रिसेसिव से, उनके अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है। देन उसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड, बट कॉमनली मोर फीमेल आर अफेक्टेड एज कंपेयर टू मेल। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि हमारे मेल ज्यादा अफेक्टेड होते थे, लेकिन एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होती है। क्यों होती है, अभी जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि फीमेल के पास 3 टाइप के हमारे जीनोटाइप हो सकते हैं। एक होमोलोगस डोमिनेंट, ये वाली होती है हमारी। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स लिंक डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि अगर 2 हमारे क्रोमोसोम है, एक ये हो गया, दूसरे वाला हमारा एक्स डैश हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा डोमिनेंट। ये एक डोमिनेंट अलील की तरह काम करेगा और ये हमारा रिसेसिव अलील की तरह काम करेगा। ठीक है। तो हमारे 3 टाइप के जीनोटाइप हो सकते थे। एक में हमारे दोनों के दोनों जिनके ऊपर डैश नहीं है, एक में हेट्रोजाइगस हो गया, और एक दोनों के पास डैश है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों ऐसे हैं जिनके पास डैश नहीं है, यानी कि नॉर्मल, ये वाले हो गए हमारे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है। तो नॉर्मल अगर दोनों के दोनों हमारे होमोजाइगस है, तो यानी कि ये तो नॉर्मल ही हो गया इंडिविजुअल। जो ये फीमेल है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट के अंदर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है तो यानी कि यहाँ पे एक हमारा कौन सा आ जाएगा, अफेक्टेड वाला अलील। और अगर ये अफेक्टेड वाला अलील है और वो डोमिनेंट भी है, तो यानी कि ये कैसी हो जाएगी, डिजीज वाली। और यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों के दोनों ही हमारे डिजीज वाले अफेक्टेड अलील है, तो यहाँ पे भी डिजीज। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ मेल के लिए, ठीक है, तो मेल में क्या है, ये हमारा वाई है। तो एक तो या तो हमारा नॉर्मल एलील हो सकता है, नॉर्मल क्रोमोसोम हो सकता है, एक हमारा अफेक्टेड वाला हो सकता है। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, और ये हमारा हो जाता है अफेक्टेड, या फिर हम इसको डिजीज भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या है कि टोटल 3 टाइप के जीनोटाइप थे, जिसमें से 2 हमारे अफेक्टेड हो रहे थे, यानी कि 67% अब क्या हो रहे हैं यहाँ पे अफेक्टेड। ठीक है। और मेल के अंदर तो वही फिर से दोबारा 50% ही है। ठीक है। तो इसीलिए जो एक्स लिंक डोमिनेंट है उसके अंदर फीमेल के अफेक्टेड होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेट कैन नॉट बी स्किप द जनरेशन, यानी कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में भी, कि डोमिनेंट अगर कोई भी इनहेरिटेंस है, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट हो, वहां पे कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है, इफ एनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड देन वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। वही कंडीशन दोबारा से है कि अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो उसके पास जो अफेक्टेड वाला अलील है, ठीक है, जो कि डोमिनेंट है, वो किसी ना किसी पेरेंट से तो जरूर आया होगा, और जिस भी पेरेंट से आएगा वो भी वहां पे क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। तो यानी कि अफेक्टेड इंडिविजुअल का डोमिनेंट के केस में, चाहे वो हमारा कोई भी हो, एक्स लिंक हो या फिर हमारा ऑटोसोमल हो, दोनों के अंदर क्या रहेगा
कि हमारा जो ऑफस्प्रिंग अगर अफेक्टेड है तो उनका एक पेरेंट जरूर हमारा अफेक्टेड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑल द डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड एंड सन विल बी नॉन अफेक्टेड इफ मदर इज नॉर्मल। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है हमें, ये हमारे मेल के लिए था। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर मेल, नेक्स्ट स्लाइड के लेके चलते हैं हम। यहाँ पे क्या बताया है कि अगर जो डॉटर हैगी किसकी, अफेक्टेड फादर की, अगर कोई फादर अफेक्टेड है और इसकी जो मदर है वो नॉर्मल ही है, ठीक है, तो अगर ये अफेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा जीनोटाइप होगा वो ये वाला रहेगा ना। ठीक है, जैसे हमने पीछे बताया था ये। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप हमारा ये हो गया। तो जो डॉटर है वो हम क्या कह रहे हैं कि अफेक्टेड फादर की जो डॉटर रहेगी वो हमेशा ही अफेक्टेड होगी। क्यों रहेगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ना कि फादर जो डॉटर है, फादर अपनी डॉटर को एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर करता है। अब इसके पास जो क्रोमोसोम एक्स है वो देने के लिए जो भी हमारा है वो अफेक्टेड वाला ही है क्रोमोसोम, तो ये अफेक्टेड क्रोमोसोम ही ट्रांसफर करेगा। और क्योंकि अफेक्टेड एक भी हमारा कैसा होगा, डोमिनेंट वाली कंडीशन में अगर एक भी हमारा वहां पे अलील आ जाता है तो वो क्या करेगा, डिजीज कॉज कर देगा। तो यहाँ पे क्योंकि डॉटर के पास ऑलरेडी एक अफेक्टेड आ चुका है अलील, ठीक है, एक अफेक्टेड क्रोमोसोम आ चुका है, तो इसीलिए ये डॉटर कैसे हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी हमारे अफेक्टेड फादर होते हैं उनकी जितनी भी डॉटर होंगी वो सारी की सारी अफेक्टेड होंगी। दूसरे क्या लिख रखा है, दूसरा बताया हुआ है कि जो सन रहेंगे वो हमारे कैसे होंगे, नॉन अफेक्टेड होंगे अगर मदर नॉर्मल है। यानी कि यहाँ पे एक मदर हो गई, ये फादर है, ये अफेक्टेड है, तो जो इनका सन है अगर मदर नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मदर नॉर्मल है तो जो इनके सन होंगे वो कैसे रहेंगे, नॉर्मल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि फादर ने जो यहाँ पे सन को क्रोमोसोम ट्रांसफर करना है वो वाई वाला करना है, ये चाहे अफेक्टेड रहे, लेकिन क्योंकि ट्रांसफर हमारा कौन सा हो रहा है, वाई वाला। ठीक है, दूसरी तरफ मदर है, अब मदर के लिए यहाँ पे अगर नॉर्मल है मदर तो उसके लिए पॉसिबल बस यही जीनोटाइप है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसके पास जो डिजीज वाला क्रोमोसोम है वो तो है ही नहीं, तो ये जो ट्रांसफर करेगी वो हमेशा नॉर्मल वाला ही करेगी, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो नॉर्मल कंडीशन वाला होगा। तो इसीलिए अफेक्टेड फादर का जो सन रहेगा वो हमेशा नॉर्मल रहेगा, कब, जब उसकी मदर भी नॉर्मल हो। ठीक है, अब उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मेल इज अफेक्टेड विद एक्स लिंक डोमिनेंट। एक मेल है वो डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर से अफेक्टेड है, तो यानी कि जो इसका जीनोटाइप होगा वो जैसे अभी हमने बनाया था वही आ जाएगा। फिर आगे क्या दिया हुआ है, ट्रेट विल, ए मेल अफेक्टेड विद एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट विल हैव व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड विद द ट्रेट। अब यहाँ पे फीमेल के लिए कुछ नहीं बताया तो हम इसको नॉर्मल लेके चलेंगे। ठीक है, जहाँ पे क्या लिखा है कि जो फादर है वो हमारा अफेक्टेड है एक्स लिंक डोमिनेंट से। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमारा कैसे रहेगी, ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है तो यानी कि ये आगे जो ट्रांसफर करेगी वो नॉर्मल वाला ही अलील पास करेगी। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन लेके चलते हैं, एक तो हो गया सन और एक होगी डॉटर। अगर हम डॉटर के लिए बात करें तो डॉटर के लिए जो मदर रहेगी वो नॉर्मल क्रोमोसोम ही पास करेगी, और जो फादर रहेगा वो हमेशा कौन से वाला, ये वाला ही पास करेगा। हमने पीछे बताया भी था ना कि जो डॉटर रहेगी अफेक्टेड फादर की वो सारी की सारी ओल्ड डॉटर अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो यानी कि ये तो सारी की सारी कैसी होंगी, अफेक्टेड। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं सन के लिए तो ये हमारा वाई क्रोमोसोम यहां से पास करेगा और ये यहां से नॉर्मल एक्स, तो ये हमारे कैसे होंगे, नॉर्मल। तो यानी कि जितनी भी डॉटर है वो सारी अफेक्टेड और जो सन है वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। कब, जब हमारी फीमेल भी नॉर्मल हो, ये यहाँ पे याद रखना है, अगर मेल फीमेल भी हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा कि ऑल डॉटर
हमें यूँ बताना है कि कौन से हमारे अफेक्टेड होंगे, तो सारी की सारी डॉटर हमारी अफेक्टेड होंगी और कोई भी सन हमारा अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। देन उसके बाद वाई लिंक ट्रेट्स भी होती है हमारी कुछ, ये इतना ज्यादा मेजर नहीं रहता, क्योंकि जो वाई लिंक वाला है हमारा वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ मेल के अंदर ही रहेगा हमारा, फीमेल के अंदर ये नहीं होता। तो इसीलिए सिर्फ मेल इंडिविजुअल ही अफेक्टेड होंगे इस डिजीज से। अगर कोई डिजीज है और कोई डिजीज हो गई और इस डिजीज के लिए जो कोजल जीन है वो हमारा किसके ऊपर है, ये हमारा वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये जीन है तो इसका मतलब ये जिसके अंदर भी वाई क्रोमोसोम होगा उसी के अंदर ये डिजीज हो सकती है। और वाई क्रोमोसोम हमारा किसके अंदर होता है, सिर्फ मेल के अंदर, तो ये डिजीज किसके अंदर होगी, सिर्फ मेल के अंदर। और क्या बताया हुआ है कि अगर कोई मेल अफेक्टेड है तो उसके जितने भी सन होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मेल है वो अफेक्टेड हो गया, फीमेल तो यहाँ पे अफेक्टेड हो ही नहीं सकती। ये वाई जो है दो टाइप के है, ये नॉर्मल के लिए है, ये हमारा अफेक्टेड के लिए है, ये नॉर्मल और ये हमारा अफेक्टेड के लिए। अब क्योंकि पास इसके पास जो वाई है वो अफेक्टेड है तो इसका जो सन होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि सन को कौन सा क्रोमोसोम पास करेगा, ये वाई वाला ही करेगा, और वाई इसके पास अफेक्टेड ही था, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अफेक्टेड। देन नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर इसके 4 ऑफस्प्रिंग थे और चारों के चारों ही हमारे मेल थे, तो भी ये चारों के चारों कैसे ही होंगे, हमारे अफेक्टेड ही होंगे, क्योंकि फादर के पास सन के लिए, सन को देने के लिए सिर्फ वाई क्रोमोसोम ही है और वो तो यहाँ पे अफेक्टेड हो चुका है। तो इसीलिए सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे सन वाले वो हमारे क्या होंगे, अफेक्टेड। ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके लिए हमें ये बताना है कि ये किस टाइप की इनहेरिटेंस है। ठीक है। अब जो हमने ट्रिक्स बताई थी ना, जो हमने स्टेटमेंट दी थी, खाली हम उन्हीं के बेस पे इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने एक चीज बताई थी कि जो भी हमारे डोमिनेंट है, ठीक है, जितने भी हमारे डोमिनेंट टाइप के इनहेरिटेंस थे, चाहे वो एक्स लिंक्ड हो या फिर हमारे ऑटोसोमल वाले हो, उसके अंदर अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, जैसे कि ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो गए, तो इनका एक पेरेंट तो जरूर अफेक्टेड मिलना चाहिए था अगर ये डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के, जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना कि अगर एक भी हमारी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो जाता है तो एक पेरेंट तो जरूर ही अफेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इसीलिए इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि ये डोमिनेंट इनहेरिटेंस तो है नहीं, चाहे वो ऑटोसोमल की बात कर रहे हो या फिर एक्स लिंक्ड की, ये डोमिनेंट वाली तो है नहीं। बचती है हमारी कौन सी, या तो हमारी ये रिसेसिव हो, रिसेसिव भी हमारी दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमारी ये ऑटोसोमल हो या फिर हमारी एक्स लिंक्ड हो। ठीक है। एक हमारा वाई लिंक की भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो जो हमारी डिजीज हो रही है वो सिर्फ किसके अंदर हो रही है, फीमेल के, सॉरी मेल के अंदर। और मेल के अंदर अगर डिजीज सिर्फ मेल के अंदर ही शो हो रही है तो यहाँ पे 1% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हमारी वाई लिंक्ड डिजीज हो। ठीक है। अगर हम इसको वाई लिंक्ड मान के चलते हैं तो अभी जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लेके बताया था कि जो मेल होता है, अगर कोई अफेक्टेड मेल है तो उसके सारे के सारे ही, वो अगर हम फादर की बात कर ले या फिर इसके सन की बात कर ले, वो सब के सब इसके लिंक में जितने भी हैं वो सब के सब कैसे होंगे, अफेक्टेड ही होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। जो हमारा ये वाला अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है इसका जो फादर है वो नॉर्मल है, यानी कि इसके पास जो वाई क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड है और इसके फादर के पास नॉर्मल है। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये अफेक्टेड है तो ये अफेक्टेड कहाँ से आया होगा, इसके फादर से ही आया होगा, और अगर ये अफेक्टेड होता तो ये भी यहाँ पे इस तरीके से होता। तो ऐसी कंडीशन हमारी नहीं हो रही, तो इसीलिए जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस था उसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमने एक चीज बताई थी कि मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। तो अगर इस टाइप की हमारी कंडीशन, और ऑटोसोमल में क्या था, मेल और फीमेल दोनों इक्वली। ठीक है। तो अगर हमें इस टाइप से दो ऑप्शन दे रखे हो, या तो ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, और इसी टाइप का अगर हमारी कंडीशन दी हुई हो,
तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, अगर हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक मिल रहे हो, यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटी हो और मेल ज्यादा अफेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 मेल अफेक्टेड और फीमेल एक भी नहीं है। अगर यूं होता कि सिर्फ एक मेल होता अफेक्टेड और फीमेल कोई भी नहीं होती, तो हम यहाँ पे मान सकते थे कि एक तो चलो रफली इक्वली है, ठीक है। फिर भी हम वहां पे क्या करते, बाय डिफॉल्ट एक्स लिंक्ड को ही मानते, ठीक है, क्योंकि एक्स लिंक्ड की प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि एक्स लिंक्ड जो हमारे रिसेसिव कंडीशन होती है वहां पे मेल ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, और ऑटोसोमल के अंदर हमारे दोनों के दोनों इक्वल रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि मेल ज्यादा अफेक्टेड है एज कंपेयर टू फीमेल, तो इसीलिए हम इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन मान सकते हैं। हो तो यहाँ पे दोनों ही सकती है, ठीक है। फर्दर एक और चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर बताई थी, वो क्या था, अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो फादर रहता है, अफेक्टेड फादर होगा, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो अफेक्टेड फादर जो रहता है ना हमारा, वो कभी भी अपने सन को अफेक्टेड वाला क्रोमोसोम नहीं देगा। अगर ये एक्स लिंक्ड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर वो हमारा रिसेसिव हो, फादर कभी भी अपने सन को एक्स लिंक्ड की जो बीमारी होगी या फिर एक्स लिंक्ड की कोई डिजीज होगी, वो कभी भी अपने सन को ट्रांसफर नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने सन को हमेशा वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर करता है, एक्स तो कभी करता ही नहीं। तो एक्स से रिलेटेड चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर हमारी रिसेसिव वाली कंडीशन हो, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। और ऑटोसोम्स के अंदर ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये फादर है अफेक्टेड वाला, ये अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके सन को ये डिजीज पास नहीं कर रहा। सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी यही चीजें हो रही है कि ये अपने जो नेक्स्ट जनरेशन वाले जितने भी सन है इसके मेल है, उसमें से किसी को भी ये आगे इस डिजीज को ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो ये भी हमारा किसके लिए करेक्टर हो गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए। तो अगर हमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही बताना हो कि या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव, तो हम बाय डिफॉल्ट इसको चूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दिए हो कि कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, तो हम ऑटोसोमल रिसेसिव को भी यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि जो ये पेडिग्री है वो डोमिनेंट एलील के लिए है या फिर रिसेसिव। यहाँ पे हमें एक्स लिंक्ड या फिर ऑटोसोमल के लिए नहीं पूछा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक रिसेसिव या फिर डोमिनेंट के लिए पूछा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखते ही हमें पता चल रही है कि जो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है उसके कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं तो ये हमारी ऑफस्प्रिंग कैसी है, अफेक्टेड, लेकिन इसका कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो वो हमारी कौन सी होती थी, रिसेसिव वाली, क्योंकि डोमिनेंट के अंदर तो अगर एक भी ऑफस्प्रिंग हमारा अफेक्टेड है, डोमिनेंट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा एक भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो उसका एक पेरेंट तो जरूर ही अफेक्टेड मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होता तो उसके अगर एक भी पेरेंट अफेक्टेड होता तो हम उसको डोमिनेंट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के दोनों पेरेंट ही हमारे कैसे आ रहे हैं, दो दो कंडीशन दे रखी है और दोनों के अंदर ही अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के जो पेरेंट्स है वो नॉर्मल आ रहे हैं। तो यानी कि क्या होगा, ये हमारी रिसेसिव वाली कंडीशन है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो भी हमारे पीवाईक्यूज है उनको हम सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।